नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ को किया हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने इसके कंसेप्ट को देखा था। आज हम कुछ गॉस लॉ के पर एप्लीकेशन देखेंगे और एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो आइए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक। यहाँ एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द में कंसेप्ट छिपा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। तो आइए एक एक चीज़ पर चर्चा करें। अनंत विस्तार का मतलब हुआ कि ये एक चादर है जो अनंत लंबाई और चौड़ाई का है, फैला हुआ है, और इस अनंत लंबाई की चादर के समतल है और इस पर आवेश है। अचालक चादर है। यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखिए कि लिखा गया है अचालक, अचालक चादर है। तो आप कंसेप्ट ये याद रखिए कि इस टाइप के मटेरियल दो प्रकार के होंगे, एक अचालक होगा, एक चालक होगा। दोनों में अंतर ये है कि जब अचालक पदार्थ को अगर आप आवेश देंगे तो अचालक पदार्थ का आवेश पूरे आयतन में फैलता है, पूरे आयतन में वितरित होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वितरित होता है समान रूप से, एक समान रूप से पूरे आयतन में फैलेगा। जबकि अगर चालक है, कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो पूरे क्षेत्रफल पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक कंडक्टर है तो कंडक्टर को चार्ज देंगे तो केवल इसके ऊपरी सतह यानी चारों तरफ सतह पर होगा आवेश। जब यही नॉन कंडक्टर होगा तो चार्ज देंगे तो इसके पूरे आयतन में फैलेगा। तो देखिए, ये अचालक चादर है, इसको हम आवेश देंगे तो ये तो पूरे आयतन में फैलेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि आयतन में लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा जो मोटाई उसकी है बहुत पतली हो, एक तरह से मान लीजिए ये कागज की मोटाई का हो लगभग, या इससे भी पतला हो, तो हम मान सकते हैं कि इसके क्षेत्रफल की अपेक्षा आयतन जो है वो नगण्य है, आयतन नगण्य है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अचालक भी है, इसको हम आवेश देंगे तो एक तरह से हम इसको पतली शीट मान सकते हैं और ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा आवेश इस चादर पर ही फैला हुआ है। तो आइए इस एनालॉजी के साथ इसको देखते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हमने किया क्या, इस चादर पर इस पर एक सर्कुलर एरिया हमने मान लिया जिसका एरिया A है, और इससे होते हुए, इस सर्कुलर एरिया से होते हुए एक सिलेंडर हमने गॉसियन सिलेंडर मान लिया है। गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है, यानी कि इस पर जो एरिया A में जो चार्ज हैं, एरिया A के चार्ज को हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज किया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, इसका एक मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरह से इस प्रकार का है। मान लीजिए ये चादर है, ये प्लेट हो गया, ये प्लेट है, ये प्लेट हो गया, इस पर चार्ज है, सभी जगह चार्ज फैला हुआ है, और इस चार्ज पर यहाँ पर हमने मान लिया, इस प्लेट पर एक एरिया जो A एरिया है, इससे होते हुए एक सिलेंडर पास कर रहा है, और ये हमारा सिलेंडर गॉसियन सरफेस है, तो ये चारों तरफ से इनक्लोज होगा। अब यहाँ पर बहुत बारीकी से ध्यान रखिए कि जब ये चारों तरफ से इनक्लोज है तो फ्लक्स कहाँ से पास होगा, इस समतल वाले क्षेत्रफल से, इस वक्र पृष्ठ वाले क्षेत्रफल से, और फिर इस साइड भी उसी तरीके का केस होगा, यहाँ पर भी वैसे ही फ्लक्स पास होंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि फ्लक्स के पास होने में कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ आप ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर हम एक क्षेत्रफल वेक्टर लेंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ऊपर होगी, और यहाँ जो आवेश हैं, इन आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ये आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी, इधर होगा, और यहाँ जो वक्र पृष्ठ है वो परपेंडिकुलर इसके होगा क्षेत्रफल वेक्टर ये हुआ तो 90 डिग्री का एंगल, यानी कि वक्र पृष्ठ से जो फ्लक्स पास करेगा वो जीरो फ्लक्स होगा, कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो जब वक्र पृष्ठ से जीरो हो गया तो बचा केवल ये वाला समतल पृष्ठ और ये वाला समतल पृष्ठ।
तो देखिए समतल पृष्ठ मान लेते हैं, पहले वाले से फास्ट जो होगा वो E इंटू डी ए वेक्टर होगा और दूसरा वाला भी सेम एरिया का है, दोनों का एरिया सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इंटू डी ए, तो 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ E डॉट डी ए करेंगे, E डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर देखिए ये वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 2 टाइम्स E डी ए। अब E की वैल्यू कांस्टेंट है, इसको हम आउट करेंगे, यानी कि E 2 टाइम्स E, यहाँ केवल हम मॉड ले रहे हैं, और डी ए यानी कि पूरे आप एरिया को इंटीग्रेट किया जाए, अगर पूरे एरिया को इंटीग्रेट किया जाए इस सर्कुलर एरिया को, तो हमने माना है यहाँ A है तो ये भी एरिया A होगा, तो यानी कि ये वैल्यू होगी 2EA। ये तो पहला तरीका है फ्लक्स कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका हमने अल्टरनेट मेथड बताया है कि आप गॉस लॉ से करिए। तो गॉस लॉ कहता क्या है कि किसी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा फाई ई जो होगा, फाई ई टोटल फ्लक्स, उससे जो बाउंडेड चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन गुना होगा, एप्सिलॉन 0 टाइम्स होगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी चार्ज डेंसिटी यहाँ सिग्मा इक्वल Q बाई ए है, तो यहाँ से Q इक्वल सिग्मा टाइम्स A होगा, तो Q की जगह हम लिख देंगे सिग्मा A अपान एप्सिलॉन 0। अब हम दोनों विधियों से जो फ्लक्स आया है वो सेम होगा, तो दोनों फ्लक्स को इक्वल करते हैं। यही लॉजिक आपको बार बार यूज़ करना है। तो 2EA ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से फाई और फाई सेम है, फाई ई सेम होगा, तो 2EA इक्वल सिग्मा A अपान एप्सिलॉन 0। ए की वैल्यू कैंसिल होगी, दैट इज फाइनली E इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये वैल्यू आपकी आई। यहाँ से R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो अब यहाँ पर आइए कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं कि ये फैक्टर बता क्या रहा है, यानी कि इस प्लेट के निकट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल और केवल 2 पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। पहला पैरामीटर ये डेंसिटी है, यानी कि चार्ज कितना अधिक से अधिक दिया गया है, और दूसरी चीज़ यह किस मीडियम में रखा हुआ है उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग केस देखने को मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए, आपको ये ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो दूरी है इस पर भी तो डिपेंड करना चाहिए। मान लीजिए अगर ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो इस प्लेट से अगर हम जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए, ऐसा भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आवेश से हम दूर जाते हैं, आवेश से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। आप फार्मूले से भी जानते हैं, क्योंकि E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर होता है। तो आप जैसे जैसे R बढ़ाएंगे तो E की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ भी प्लेट से अगर आप दूर जा रहे हैं तो E की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, R पर नॉट डिपेंड है, नॉट डिपेंड। अब इसका आप रीज़न सोचिए और हमको कमेंट में करके बताइए कि ऐसा रीज़न में वास्तव में क्यों हो रहा है, तब हम समझ पाएंगे कि आप फिजिक्स अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक बाहर का मतलब ये हुआ कि चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए कि इस बार हमारा ये चालक जो है, ये जो प्लेट है ये चालक प्लेट है। तो अब हमने पिछले अभी कंसेप्ट बताया कि कोई चालक अगर मटेरियल है, कंडक्टर है, उसको अगर हम चार्ज देंगे तो वो इक्वली यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से उसके सतह पर, उसके क्षेत्रफल पर फैलेगा। तो अगर ये मान लेते हैं इसकी मोटाई t है, यानी कि लंबाई की अपेक्षा मोटाई जो है बहुत कम है, और इसको आवेश दिया जाएगा, तो ये आवेश जो है दोनों सतह इस साइड भी और इस साइड भी बराबर रूप से फैल जाएंगे। और हमने मान लिया इस पर जो आवेश का घनत्व है वो सिग्मा है, इस पर आवेश का घनत्व सिग्मा है। अब इस सिस्टम के कारण यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट P है, और P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब देखिए हम इस सिस्टम को दो प्लेट का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि एक प्लेट यहाँ पर रखा हुआ है और दूसरा प्लेट यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी अभी हमने एक प्लेट के कारण, आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो अब अगर इसे कैलकुलेट करना है तो देखिए प्लेट
फर्स्ट के कारण, प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 है। तो E1 अभी हमने कैलकुलेट किया कि एक चादर अगर है तो उसके कारण r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगा σ/2ε0। ये वाला केस अभी हमने किया था नॉन कंडक्टर के लिए, तो ये सेम बिहेवियर है। ये फर्स्ट केस हुआ। अब प्लेट सेकेंड के कारण निकालते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर ये मोटाई बहुत कम है तो r पर वैसे भी डिपेंड नहीं करता, वैल्यू r पर वैसे भी डिपेंड नहीं करता। अब एक बार हम सपोज समझ लेते हैं कि 1 नहीं है तो 2 के कारण P पर, यानी प्लेट 2 के कारण ड्यू टू प्लेट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना होगा। मान लेते हैं E2 है तो E2 का डायरेक्शन भी वही होगा, ये प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर होगा। E2 इक्वल σ/2ε0 ये हुआ। अब इन दोनों प्लेट के कॉम्बिनेशन के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल वेक्टर E1 प्लस E2, सेम डायरेक्शन है तो अलजेब्रिकली हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है σ/2ε प्लस σ/2ε, दैट इज अल्टीमेटली σ/ε0, यानी E इक्वल σ/ε0 होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर होगा। अगर यहीं प्लस की जगह हम माइनस रखते तो माइनस के कारण इधर होगा, ये निगेटिव के कारण होगा, जबकि अगर प्लस है तो उसके कारण इधर की दिशा में होगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। और आप एक प्रयास रखिए कि जब भी इस लेक्चर को पढ़िए तो आप बीच बीच में एक नोट्स बनाते चलिए, नोट्स के साथ पढ़िए, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बीच में पॉज कर लीजिए, उसको रोक लीजिए, रोक करके चीज़ों को समझते हुए, थिंकिंग को डेवलप करते हुए आगे की ओर चलिए, तभी आपको इसकी अच्छी समझ हो पाएगी। इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग एक नया कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है एक निगेटिव प्लेट है, दोनों पर चार्ज डेंसिटी सेम है, इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा है। अब इस सिस्टम के कारण इससे एक बार इसके बाहर हमें पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और एक बार इसके इनर पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आइए देखते हैं। हम पहले निकालते हैं बाह्य बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बहुत आराम से देखिएगा, इस प्लेट के कारण पहले यहाँ पे निकालते हैं, फिर दूसरे प्लेट के कारण निकालेंगे। इसमें डायरेक्शन का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव है, ये माइनस प्लेट है, माइनस आवेश इस पर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इस प्लेट के कारण होगी अंदर की ओर होगी। तो इस पॉइंट पर हमने प्लेट E2 के कारण जो तीव्रता है उसकी दिशा को इधर दिखाया है, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव चार्ज की ओर होता है बल रेखाओं की दिशा, बल रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इसकी दिशा जो होगी माइनस के कारण अंदर की ओर, तो E2 वैल्यू हुआ। तो देखिए प्लेट 2 के कारण E2, और हम जानते ही हैं σ/2ε0 होता है, प्लेट की ओर होगा, प्लेट की ओर यानी इस अंदर की ओर होगा। अब इसके बाद प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण जो यहाँ पर तीव्रता होगी ये प्लस है, बाहर की ओर बल रेखा होगी तो इस दिशा में है, और दोनों वैल्यू आप देख रहे हैं सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, यानी एक की दिशा इधर दूसरे की दिशा इधर, बराबर और विपरीत हैं। तो रिजल्टेंट यहाँ पर जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो 0 होगा। तो अल्टीमेटली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर है, किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, सभी जगह जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिलेगी, 0 मिलेगी। इसके बाद हम आंतरिक बिंदु B पर कैलकुलेट करते हैं। मानते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट B है, इस पे कैलकुलेट करना है, तो इस पर भी दोनों प्लेट के कारण लेंगे, लेकिन दिशा देखेंगे। तो इस B पर पहले अगर हम देखें इस 2 प्लेट के कारण, तो इस पॉइंट पर अगर क्षेत्र की तीव्रता होगी तो इस बार ये माइनस है, माइनस की ओर, तो E2 की दिशा ये हो गई। अब ये प्लस है
प्लस के कारण देखेंगे तो प्लस के कारण E1 ये प्लस है तो बाहर की ओर यानी इधर इस दिशा में होगी, यानी इस बी पॉइंट पर दोनों प्लेट के कारण जो दिशाएं हैं क्षेत्र की तीव्रता की एक ही दिशा है। E2 भी इसी दिशा में है, E2 की डायरेक्शन भी इसी दिशा में है और E1 भी इसी डायरेक्शन में है। तो देखिए आंतरिक बिंदु पर प्लेट 2 के कारण तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन प्लेट 2 की ओर होगा और प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ये भी प्लेट 2 की ओर ही होगा। दोनों की दिशाएं सेम है, परिमाण बराबर हैं, तो हम इसको बीजगणितीय रूप से भी जोड़ सकते हैं। अलजेब्रिकली जोड़ेंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगी E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगी और इसकी जो दिशा होगी प्लेट 2 यानी ऋण आवेशित प्लेट की ओर होगी। तो ये है, ये हमने कंसिडर किया हुआ है अचालक प्लेट मान करके, नॉन कंडक्टर है इसलिए इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। आइए हम अगला केस करते हैं। देखिए लिखा है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल है, गोलीय कोश है, तो आप कोश का पहले मतलब समझिए। स्फेरिकल शेल का ये मतलब होता है कि एक बहुत थिन पतली वाली बहुत पतली परत की एक गोला है और उसके अंदर जो है पूरा स्पेस खाली है, पूरा का पूरा स्पेस खाली है, खोखला है, उसी को बोलते हैं गोली कोश, स्फेरिकल शेल है। और इस पूरे सिस्टम के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 पॉइंट पे कवर करनी है, 3 पॉइंट पे फाइंड करनी है। एक तो एक्सटर्नल पॉइंट पर, एक ऑन सरफेस यानी उसी सतह पर, और इस सिस्टम के अंदर यानी इस गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक एक स्टेप करते हुए हम चलते हैं। पहले हम बाह्य बिंदु पर निकालते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट निकालते हैं। तो हमने मान लिया एक पॉइंट P है, इस एक्सटर्नल पॉइंट P पर इस सिस्टम के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है। स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है कैपिटल R और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का और गॉस लॉ का एप्लीकेशन इसमें यूज करने का हमने एक ही तरीका बताया कि 2 तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करिए, दोनों को इक्वल करिए। तो देखिए पहला तरीका है फ्लक्स फाइंड करने का। तो पहले लिए हम बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। तो पहले मेथड से फाई ई निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एरिया एलिमेंट ले लिया है, छोटा सा एरिया एलिमेंट DA है, इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। छोटी सी अगर कहीं पर भी लेंगे आप तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी क्योंकि ये गोला है। अब इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा भी त्रिज्यता बाहर की ओर होगी, यानी DA इस डायरेक्शन में, तो E की दिशा भी उधर ही होगी, यानी इस पॉइंट पर जो E का डायरेक्शन होगा वह भी सेम डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एलिमेंट हमने लिया d फाई e, तो जो टोटल फ्लक्स होगा E इंटू DA, तो E DA कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 होने की वजह से वैल्यू 1 हुआ, E इंटू DA हुआ। अब हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे पूरे सरफेस पर। तो पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट करेंगे E DA, यहाँ आप सरफेस भी लिख सकते हैं, पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो E कांस्टेंट है, सभी E जो है सभी पॉइंट पर इधर कांस्टेंट मिलेगा। तो E जो कांस्टेंट है इसको बाहर हमने किया और टोटल एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया जो है गोले का क्षेत्रफल होगा। तो स्फेयर का जो एरिया होता है, स्फेयर का जो टोटल एरिया आएगा बाहर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना। पहले तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। अब दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये कहता है कि गॉसियन सरफेस से अगर किसी को बाउंड कर दें तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट पर r डिस्टेंस से एक गॉसियन सरफेस, यहाँ इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, इसको आप लिख सकते हैं इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। तो इमेजिनरी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है। तो अब इस पूरे गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है वो उससे इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम होगा। तो यही हमने किया है। टोटल इनक्लोज्ड जो चार्ज है वो इस पर जो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है उसी का है, यानी Q/ε0 टाइम्स। तो ये टोटल वैल्यू हुई, दोनों को इक्वल करेंगे तो E इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर इक्वल क्यू बाई एप्साइलम ज़ीरो। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ई इक्वल 1/4 पाई एप्साइलम ज़ीरो क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वही फार्मूला है जो कि किसी क्यू चार्ज की वजह से क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये वही वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है जैसे पूरा का पूरा चार्ज जो है, आवेश जो है सतह पर न हो करके उसके सेंटर पर रखा हुआ है, ऐसा मान करके या ऐसा इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो ये कितनी आसानी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लिया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर हम इस सेल पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। मान लीजिए पूरा क्यू आवेश हमने यहाँ पर ला करके रख दिया, तो जब इस पॉइंट पे रखा जाएगा तो ये आवेश सभी जगह क्यों फैलेगा, इसका कारण आप हमको बताइए कि एक समान रूप से फैलने का क्या कारण है। तो देखिए, इसका एक समान रूप से फैलने का ये कारण है कि आवेश अगर समान प्रकार के हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण ही ये आवेश सभी जगह एक समान रूप से फैलते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, आप इसको नोट करिए। फिर हम इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा केस करते हैं। अब मान लीजिए इसी पूरे सिस्टम के कारण इसके गोलीय कोश के इस सतह पर ही कोई पॉइंट है, इस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, तो देखिए ये वही वाला केस होगा एक्सटर्नल पॉइंट वाला। बस हम इस आर की वैल्यू को रिड्यूस करते घटाते कैपिटल आर के बराबर हो जा रहे हैं, यानी इस केस में आर बराबर कैपिटल आर हो जा रहा है। बाकी सभी प्रोसेस सेम है। तो सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक बार कैलकुलेट करेंगे जो पहले वाले मेथड से किए हैं। उसके बाद गॉसियन सरफेस आर कैपिटल आर रेडियस का लेंगे, फिर वही चीज़ आएगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो स्मॉल आर आ रहा है, इस वाले केस में जो पृष्ठ पर निकालना है, गोली कोश के सतह पर निकालेंगे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू चार्ज सेम रहेगा अपान कैपिटल आर वैल्यू होगी। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसके इंटरनल पॉइंट पर कंसीडर करते हैं। सॉरी, अपान में आर स्क्वायर होगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। आइए देखते हैं, अगर इंटरनल पॉइंट पर कोई पॉइंट मान लेते हैं इसके अंदर ही है, यहाँ से आर प्राइम पॉइंट है, आर प्राइम पॉइंट पर हमें कंसीडर करना है। तो देखिए यहाँ ये वैल्यू 0 क्यों होगी, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर निकालना हमें है, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ये हो गया। अब इस सेंटर से इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम फाई ई निकाल लेते हैं पहले मेथड से, और कुछ मान लेते हैं सर्टेन वैल्यू आएगी। अब इसी फाई ई को दूसरे गॉस के लॉ से करेंगे, तो गॉस के लॉ से ये होगा कि जो टोटल फ्लक्स फाई ई होगा इस इनक्लोज्ड जो गॉसियन सरफेस है, इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस से जो चार्ज बाउंड होगा उसका 1/एप्सिलॉन ज़ीरो। लेकिन यहाँ इस सरफेस से तो कोई चार्ज बाउंड हो ही नहीं रहा है, ये इमेजिनरी जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सभी चार्ज बाहर हैं, तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो Q की वैल्यू 0 हो गई, दैट इज फाई ई 0 हो गया। जब फाई ई 0 हो गया तो अल्टीमेटली E की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि DA एरिया तो 0 नहीं है, अतः अल्टीमेटली जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैल्यू 0 होगी। आप इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर तीनों का ग्राफ का वेरिएशन दिखाते हैं। आइए अब हम इस ग्राफ से देखिए, इस ग्राफ की सहायता से हम गोलीय कोश के कारण जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि हम अगर सेंटर से दूर जा रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए सेंटर पर जो E की वैल्यू है, जब हम R पर 0 हैं तो सेंटर पर जो E की वैल्यू है 0 है, और सेंटर से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइए सभी जगह वैल्यू 0 है, कहीं पर भी इंक्रीमेंट नहीं है। यहाँ सतह के बिल्कुल पास तक आपको वैल्यू 0 मिलेगी,
और जैसे ही आप सतह पे आएंगे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर जैसे ही आएंगे आपको अधिकतम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इसके इक्वल, यानी यहाँ इतना इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अब जैसे ही इसके आप बाहर आएंगे, दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है और तेज़ी से घट रहा है, क्योंकि E प्रोपोर्शनल 1/r² है। जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तेज़ी से घटता चला जाएगा। तो इस तरह वेरिएशन दिखता है, नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट केस करते हैं। आइए अब हम लोग अगला केस करते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक समान आवेशित, एक समान यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अचालक गोला है। यहाँ ध्यान रखिए अचालक है, तो अचालक अगर गोले को दिया जाएगा आवेश अचालक, तो वो संपूर्ण बताइए कहाँ, संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। तो हमने इस अचालक गोला है, ठोस गोला है, इसको हमने Q आवेश दिया तो ये पूरे आयतन में फैल गया। चार्ज जो था पूरे के पूरे आयतन में फैला है। और इस पूरे सिस्टम के कारण एक बार हमें बाह्य बिंदु पर, एक बार सतह पर, एक बार आंतरिक बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए क्या क्या होगा। अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में, क्योंकि गोला अचालक है तो संपूर्ण आयतन में प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके बाद हमें बाह्य बिंदु P पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमने इस पॉइंट से R, सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P माना है, वहाँ तीव्रता निकालनी है। तो इस त्रिज्या R का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गोलीय गॉसियन पृष्ठ है ये, गोलीय स्फेरिकल गॉसियन पृष्ठ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। अब देखिए गॉसियन सरफेस पे हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट dA लिया है, इसका जो वेक्टर है इस दिशा में है, और इस एरिया वेक्टर पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस आवेश के कारण वो भी बाहर की ओर होगी। तो E और D एक ही दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो जो d फाई E है, यानी इस एरिया एलिमेंट पर जो फ्लक्स होगा d फाई E डॉट dA, यानी कि E डॉट dA होता है यहाँ से E dA cos थीटा की वैल्यू 0 है तो E dA हुआ। अब अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें तो संपूर्ण एरिया को क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए टोटल अगर हमें फ्लक्स निकालना है E इंटीग्रेशन dA करेंगे, E सभी जगह कांस्टेंट होगा, E इसके ईच एंड एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट आर इक्वल, देन द इंटीग्रेंड वैल्यू विल बी, देन अब हम यहाँ पर dA एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल ये एरिया जो होता है 4πr² हुआ। ये पहले मेथड से हमने निकाला। अब दूसरा मेथड है गॉस लॉ की मेथड से एक इमेजिनरी हमने यहाँ पर सरफेस इमेजिन किया। इसके अंदर जो बंद आवेश है उसका 1/ε0 गुना करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स निकलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स φE जो है गॉस लॉ से Q/ε0 होगा। अब दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं तो E की जो वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/r²। और आप यहाँ देख रहे हैं ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो पहले हमने गोलीय कोश के लिए बाह्य बिंदु पर किया था। इसका मतलब ये है कि ये दोनों केस में जो E की वैल्यू होगी बाह्य बिंदु पर बिल्कुल सेम होगा। अब अगर हमें इसके सतह पर भी निकालना है तो सतह पर केवल वैल्यू चेंज क्या होगा। अब हमें अगर सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टर स्फीयर, देन द वैल्यू विल बी only the change will be r इक्वल कैपिटल R, यानी जो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा इसकी त्रिज्या के बराबर होगा। तब हम सतह का केस करेंगे। उस केस में E जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0, आवेश वहीं रहेगा और बटे यहाँ पर r² हो जाएगा। केवल ये परिवर्तन होगा, केवल यही परिवर्तन होगा। ये भी वही केस है जो गोलीय कोश के लिए हमने सतह पर अभी किया है। तो ये दोनों केस सेम केस है, इसमें कोई चेंज नहीं है।
आप इसको नोट करिए। अब हम इंटरनल यानी इसके अंदर किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। बड़ा थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन आप उसको बारीकी से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको नोट करिए अपने नोटबुक में, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग आखिरी केस करने चल रहे हैं। अब हम लोग पूरे सिस्टम के एक अंदर पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लेते हैं सिस्टम है, इसके सेंटर से r डैश दूरी पर एक यहाँ पर पॉइंट है P ही मान लेते हैं। इस पॉइंट पर आपको क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इस पर थोड़ा सा क्षेत्रफल एलिमेंट जो एरिया वेक्टर है वो dA है, उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, और इस पर हमने एक गॉसियन सरफेस खींचा है। इस सरफेस पर, इस छोटे से सरफेस पर जो क्षेत्रफल हो जो तीव्रता होगा उसकी भी दिशा dA की दिशा ही होगी, यानी ये वेक्टर ही हुआ, दोनों एक ही दिशा में है, तो फिर थीटा इक्वल 0 हो गया। ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसीलिए हम लोग स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, क्योंकि थीटा आसानी से एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए हमने मान लिया कि यहाँ पर डी फाई ई पास हो रहा है इससे, तो डी फाई इक्वल ई इंटू डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 होने से ये 1 हुआ, ई इंटू डी ए। टोटल के लिए हमने इंटीग्रेट किया, और टोटल हम जानते हैं इस सरफेस का, इस पूरे जो क्लोज्ड आकृति बन रही है इसका जो पूरा एरिया होगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्या आर डैश के बराबर है, तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ये पहले मेथड से हमने निकाला। अब दूसरा मेथड गॉस लॉ है। अब गॉस लॉ क्या करता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह उससे जो बाउंडेड चार्ज है, यहाँ पर ध्यान रखिए हमने टोटल Q तो पूरा चार्ज दे दिया है सभी जगह, लेकिन जो यहाँ R डैश से ये गॉसियन सरफेस बन रहा है, हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया है, इससे जो बाउंडेड चार्ज होगा, तो इससे बाउंडेड चार्ज कितना है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया इससे बाउंडेड चार्ज Q डैश है, तो Q डैश का 1/r स्क्वायर टाइम्स, सॉरी यहाँ पर 1/ε0 गुना होगा Q डैश का 1/ε गुना। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर करें तो देखिए E इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर इक्वल Q डैश बाई ε0 होगा। यहाँ से E इक्वल 1/4 पाई ε0, ये हुआ Q डैश अपान आर डैश का स्क्वायर। ये तो पहला केस हुआ। अब अगर Q डैश को Q के टर्म में लिखा जाए, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। देखिए जब ये अचालक है गोला, ये गोला हमारा अचालक है, तो हमने अभी आपको बताया कि अचालक गोले को अगर आप आवेश देंगे तो पूरे आयतन में एक समान रूप से फैलेगा। तो जब पूरे आयतन में एक समान रूप से फैला है, इसका मतलब कि आवेश का घनत्व सभी जगह बराबर है। तो अगर हम आवेश घनत्व को देखें, तो अगर पूरे गोले के लिए लेते हैं तो पूरे गोले में चार्ज Q है बटे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो है कैपिटल आर है। और अगर हम इस अंदर वाले गोले की बात करें तो उसमें Q डैश आवेश है, और टोटल जो आयतन है 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। तो यहाँ से आप 4/3 पाई कैंसिल करेंगे तो Q डैश जो है Q का इतना टाइम्स आ रहा है। अब आप यहाँ पर Q डैश की जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, तो आइए रख कर देखते हैं। तो 1/4 पाई ε0 कांस्टेंट है एंड 1/r डैश स्क्वायर है। Q डैश की जगह वैल्यू रखेंगे Q इंटू आर का क्यूब बटे कैपिटल आर का क्यूब है, कैपिटल आर का क्यूब, आर डैश होगा, सॉरी यहाँ पे आर डैश होगा, आर डैश है। तो अब यहाँ पर आर डैश स्क्वायर से एक आर कैंसिल होगा, 1/4 पाई ε0 हुआ Q आर डैश अपान कैपिटल आर का क्यूब, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पर जो उसके अंदर आर डैश डिस्टेंस पर है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर है, तो सेंटर पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, एक पॉइंट है, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा एक रीजन है
जिसमें कि आपको चार्ज देखने को मिलेंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आवेश बढ़ेगा। जैसे जैसे हम बाहर की ओर चलेंगे आवेश की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, आवेश की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा और एक समान रूप से बढ़ते हुए सरफेस तक आएगा, यानी कि सतह तक बिल्कुल एक समान रूप से बढ़ेगा, क्योंकि आवेश जो है आवेश की मात्रा एक समान रूप से बढ़ रही है, तो दोनों साइड ये एक समान रूप से बढ़ेंगे। इसके बाद इस सतह से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो फार्मूला जो एक्सटर्नल का आया हुआ है आप देखे होंगे 1/r² इक्वल 1/4πε0 Q/r² था, तो 1/r², क्योंकि Q कांस्टेंट रहेगा 1/r² के हिसाब से वेरी करेगा, तो सतह से जैसे ही आप बाहर चलेंगे इस तरीके से कम होते हुए जाएगा, इस साइड भी इस तरीके से कम होते हुए जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, ये एक्सिस E को दिखा रहा है और ये R है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कैपिटल R है, यहाँ से ये भी कैपिटल R है, यहाँ तक की दूरी कैपिटल R, इसके बाद इधर आप R है और इस साइड भी R है। अब इस तरीके का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा यहाँ तक का ये चैप्टर क्लोज होता है। इसमें एक पॉइंट आपसे छूट गया था हम लोगों से, हम उसको भी बता देते हैं। जब हम लोगों ने रेडियन और स्टे रेडियन का कंसेप्ट किया था सॉलिड एंगल घन कोण, तो पूरा गोला जो है केंद्र पर कितना कोण बनाता है ये हमने नहीं बताया था, तो इसको भी देख लीजिए। एक गोला जो है, एक r त्रिज्या का अगर गोला है स्फीयर है, सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, तो हमने बताया था ओमेगा बराबर dA/r²। अब अगर वो r त्रिज्या का एक गोला है, मान लीजिए ये गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो अब टोटल एंगल अगर ओमेगा देखा जाए, यानी इंटीग्रेट करेंगे आप ओमेगा को, यहाँ पे इंटीग्रेट d ओमेगा करेंगे यानी टोटल एंगल, तो इंटीग्रेट dA/r² या कैपिटल R भी कर सकते हैं, ये हुआ। अब यहाँ पे टोटल एंगल ओमेगा अगर है तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/r²। dA एरिया टोटल, इसका जो सरफेस एरिया है 4πr² होगा, r² कैंसिल, तो टोटल एंगल जो होगा 4π स्टे रेडियन होगा। ये पॉइंट हमसे स्किप हो गया था, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से क्लोज किया है। अब आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट में करके बताइए। हम अब जितने भी चैप्टर के कंसेप्ट कर लिए हैं एनसीईआरटी की बुक से, सारे कंसेप्ट का हम लोग न्यूमेरिकल करते हुए चलेंगे। किसी लेक्चर में हम लोग केवल न्यूमेरिकल करेंगे। आप अगर कोई हमें सुझाव या सजेशन भी देना चाहें तो आप निसंदेह रूप से आप हमें सजेशन दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कहीं पर भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है आप हमें बताइए। आपका हमारा आज का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।